बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। पाकिस्तान इज ऑन द टेंटर हुक। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिसी, हर तरफ से मसला है। लेकिन पैसे तो होने चाहिए रोटी खाने के लिए, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। आज का खर्चा और जो कर्ज ख्वाह हैं उनके पैसे वापस करने के लिए भी होने चाहिए, वरना और कर्जा नहीं मिलेगा। कर्जे के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट पे, वो हमें कोई चीजें नहीं देगा, जिसके लिए हम खत लिख देते हैं और लोग हमारा एतबार करके हमें पैसे देने शुरू कर देते हैं, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। LC जिसे कहते हैं, LC नहीं खुलेगी। तो ये वाले मसाइल जो हैं, ये खौफ की तलवारें लटक रही हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तो कि क्या पाकिस्तान सॉवरन डिफॉल्ट करने जा रहा है या नहीं जा रहा, एक। दूसरा कि डिफॉल्ट को जो इतना इजी लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये दो चीजें फिर हम इसके आगे हम बात करेंगे। हमने आज एक दफा फिर एक एक्सपर्ट को दावत दी है, साकिब शिरानी, इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रहे हैं, बड़े बड़े बैंकों के इकोनॉमिक साइड की राइट अप्स लिखते रहे हैं और एडवाइस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये तो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हुआ, सबसे बड़ी बात है कि आज हम 30 साल का ट्रैवल करके जहाँ पहुंचे हैं, उस हिस्ट्री में ये भी कहीं मुसाफिर थे। इनका भी शायद कुछ कंट्रीब्यूशन हो, थोड़ा बहुत, अगर ज्यादा नहीं तो हम उनसे बात करते हैं। साकिब साहब, साकिब शिरानी, वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया ताहिर साहब। और मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये जो बिगाड़ है इस पे शायद मेरा हाथ ना हो, ये अच्छा, भी चलो वाज़ेह। ना, चलो ना हो, ठीक है। आपकी आपकी एडवाइस ना सुनने की वजह से ये शायद वो, ये खैर बाद में, ये तो पोस्टेरिटी हिस्ट्री बताएगी। ये बताएं कि क्या ये डिफॉल्ट जो है वो रियल, एक, इट इज रियल थ्रेट, और डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है। शुक्रिया। देखिए, पहली बात है, मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है कहना कि डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, सॉवरेन डिफॉल्ट भी हो चुका है। जिस मायनों में वैसे हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो अभी ना हुआ हो कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, जो इंटरनेशनली हमने फ्लोट किए हुए हैं, उन पे हम अदायगियां कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो कर्जा जात हैं मल्टीलैटरल से, बायलैटरल सोर्सेज से, सारे तो नहीं, बायलैटरल से तो हम रोल ओवर्स करवा रहे हैं काफी अरसे से, मल्टीलैटरल्स को पेमेंट कर रहे हैं। उस लिहाज से तो सॉवरेन डिफॉल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। मगर बहुत सारी पेमेंट्स हैं, जैसे आपको भी मालूम है, जिसके ऊपर हम एज अ सॉवरेन हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमने वो जो टाइम पे जो तयशुदा था, टाइम पे अदायगियां करना डॉलर्स में, वो हम नहीं कर पा रहे। और मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, जो लोगों की उससे नजर से गुजर जाती है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आप देखें। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पिछले 1-2 महीनों से डिक्लाइन हो रही है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की, सिंपली बिकॉज हुकूमत ने, सेंट्रल बैंक को कहा है कि बैंकों को डॉलर्स फ्राहम नहीं करने हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करने के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। एयरलाइन की पेमेंट्स है, टिकट्स जो हैं, अब बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान को कह रही हैं कि यार हमारी जो पेमेंट्स हैं $300 मिलियन तक तजावुज कर गई हैं, पहुंच गई हैं। आप ऑनलाइन जाके इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट कर लें और टिकट ले लें, वरना यहां से हम लोकल ऑफिस से इशू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उसके एवज हमें डॉलर्स नहीं दे रहा है। और सिर्फ डॉलर की पेमेंट्स नहीं है ताहिर साहब, हम एक्चुअली रुपी साइड पे भी बहुत अरसे से डिफॉल्ट करते आ रहे हैं। टेक्निकली जो डिफॉल्ट हम है, फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है IPPs की अरियर्स हम बिल्डअप करते हैं और उनको हम बहुत अरसे से टाइम पे पेमेंट अदायगियां नहीं कर रहे हैं। चाइनीज IPPs थी, चाइनीज जो यहाँ बिजनेसेस हैं, वो उनकी अदायगियां जो है तकरीबन अब 1,000 अरब रुपए पे पहुंच गई हैं, जो टाइम पे नहीं हुई हैं। पिछले साल 2 साल से वो रुक के जमा हो रही हैं। तो बहुत सारी वाइड अरे ऑफ पेमेंट्स हैं जिसपे पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, बोथ डॉलर साइड पे, फॉरेन करेंसी में, और रुपी साइड पे भी। नहीं, लेकिन ये तो बायलेटरल हुई ना। जो IPPs हैं वो ठीक है, वो तो उसमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस कुछ में होंगे शामिल या वगैरह जो भी।
लेकिन कंसेंट के आपको उन्होंने डिमांड उस तरह से तो नहीं दी कि अगर इफ तो जो सॉवरन गारंटी होती है, जो सॉवरन डिफॉल्ट होती है, वो तो फिर नहीं है ना उस तरह से देखा जाए तो। अगर बायलैटरल तय, और एयरलाइंस का जो है इट्स अ बिजनेस, उस बिजनेस को एक अम्ब्रेला कैप तो आई अंडरस्टैंड की होती है, लेकिन बिजनेस की जब इन्वेस्टमेंट थी उसकी सॉवरन तो कोई गारंटी उस तरह की नहीं थी कि थी? नहीं, उसमें तो नहीं है सॉवरेन, ये तो कोई कमर्शियल डिफॉल्ट तो ना ट्रांजैक्शन है। हुआ? नहीं, मगर ये जो आईपीपीस की है ये तो सॉवरेन गारंटीज के साथ है नहीं, ना। लेकिन वो तो म्यूचुअल है ना, वो डिमांड भी तो नहीं, वो तो म्यूचुअली आप जी टू जी उसका वो कर रहे हैं ना। आईपीपी बिजनेसेस हैं चाइनीज जो आई अंडरस्टैंड, बट बट वो इनकी उसका पेमेंट्स थी, रोल ओवर ही है ना वो भी। इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो तो एक सॉवरेन गारंटी के तहत है ना। उस पे ना पेमेंट करना और अदायगियां 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से रोकना, तो ये तो उस पे टेक्निकल सूद डिफॉल्ट। देंगे ना, उस पे सूद भी तो होगा कुछ ना कुछ जो नहीं, वो लेट तो फिर होगा। अलग बात है ना, वो तो फिर उसको एक क्योर कहते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी में भी क्योर कहते हैं, वो तो क्योर है, मगर एक्चुअली तो डिफॉल्ट हो गया, टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो गया। दूसरा जो है, आप देखें बैंकों पे अगर आप जाएं और ये नॉर्मल जॉब का अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, वहां से आप पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं डॉलर्स में, वो भी रोका हुआ है। चले वो तो कोई अग्रीमेंट के तहत नहीं है। रोशन डिजिटल अकाउंट तो एग्रीमेंट के तहत है ना। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जो 3-4 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, वो तो एक अग्रीमेंट, सॉवरेन अग्रीमेंट के तहत था कि जब भी आपको ये पैसे की जरूरत होगी, अर्ली इनकैशमेंट पे भी होगी, तो आपको उतना ही डॉलर मिलेगा, वो आज नहीं मिल रहा है। तो एक कमर्शियल बेसिस पे भी, मगर बहुत वाइड अरे ऑफ सॉवरेन बेसिस के ऊपर भी हुकूमत जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। कर तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या? डिफॉल्ट अगर उस तरह से, तो खैर अगर बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है सॉवरन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा बुरे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप डिफॉल्ट किस तरीके से करते हैं। सॉवरेन डिफॉल्ट अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिलैटरल तरीके से करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा गंभीर होते हैं, क्योंकि वो फिर आप इंटरनेशनल पराया बन जाते हैं, आपकी कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट आपका नहीं खुलेगा, आपकी सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में आपकी जो एक इंटरेक्शन है वो सारी मुअत्तल हो जाएगी, रुक जाएगी। और उसका मेरा ख्याल है लोगों को, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अंदाजा नहीं है, लोग यहाँ रेप्यूटेशन की भी बात करते हैं, यानी कि यूनिलैटरली आप अपने जो कर्जा जात जो आपने लिए हुए हैं उनको आप डिसोन करते हैं, उनको ओडीएस लोन्स कह के कहीं आप वापस नहीं करते। उसके लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस की। ये आपको याद होगा कुछ साल पहले अर्जेंटीना एक सीरियल डिफॉल्टर है और पाकिस्तान से बहुत सीरियल मिलता डिफॉल्ट। जुलता उसका एक है। अर्जेंटीना की उन्होंने सिलेक्टिवली डिफॉल्ट किया एक अपनी बॉन्ड बॉन्ड पेमेंट के ऊपर, और सबको कहा कि आप हेयर कट ले लें और हम आपके साथ आपको 30 सेंट्स टू डॉलर दे देंगे। एक ग्रुप था हेज फंड्स का, न्यूयॉर्क बेस्ड था, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो पूरे पैसे चाहिए वापस। वो न्यूयॉर्क में एक कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने इंजंक्शन दिया। अर्जेंटीना का नेवी का वॉरशिप खड़ा था अमेरिका की पोर्ट के ऊपर, वो उन्होंने कब्जा कर लिया, सीज कर लिया। आप इमेजिन करें, नेवी का वॉरशिप जो है वो उन्होंने जब्त कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये होते एक्सट्रीम। और आपको याद होगा 2 साल पहले पाकिस्तान पीआईए का मलेशिया में एयरपोर्ट पे एक जहाज खड़ा था जो मलेशियन अथॉरिटी से रोक लिया क्योंकि अदायगियां नहीं हुई थी टाइम जर्मनी पे। ले गए थे उसे। बिल्कुल। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, और ये तो ट्रेलर है, ये तो फुल झलक होगी। आप फिर सूडान या सोमालिया बन सकते हैं, खुदा ना खास्ता, अगर नॉर्थ कोरिया वगैरह, या अगर आप ना करें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जेन्युइनली पैसे नहीं है पेमेंट करने के, विलिंगनेस है मगर एबिलिटी नहीं। और जैसे आपने कहा शुरू में कि लिक्विडिटी का मसला है, तो फिर आप एक प्रोसेस, एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो ऑर्डरली होता है। वो आईएमएफ को बीच में डाल के, फिर वर्ल्ड बैंक को आप डाल के आप कहते हैं कि यार हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें रिस्ट्रक्चरिंग का। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, मगर उतने गंभीर और उतने सीवियर नहीं होते जितना यूनिलैटरल डिफॉल्ट के होते हैं। अब अगर हम आईएमएफ के साथ जाते हैं और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करते हैं टू रेज लिक्विडिटी फॉर आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो डू यू थिंक कि एक्सट्रीम और स्वीपिंग और ओवर आर्चिंग टैक्सेशन जो है वो आएगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी बहुत, और
सोशल अनरेस्ट की तरफ चीजें मूव हो सकती हैं, ये सोशल अनरेस्ट की तरफ ना भी हो, डिफिकल्ट हो जाएंगी फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। बिल्कुल होंगी क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने आईएमएफ प्रोग्राम्स एक्सपीरियंस किए हैं, मासवा ये जो करंट अभी चल रहा है, ये हमने मुअत्तल इसी वजह से किया हुआ है कि इसमें फिस्कल एडजस्टमेंट तकरीबन 2.2% ऑफ जीडीपी की उन्होंने डिमांड अप की है। पहले जो हम एडजस्टमेंट्स करते रहे हैं पिछले प्रोग्रामों में, जिसपे 2008 का भी पर प्रोग्राम, एनम, पर एनम। बिल्कुल। और मतलब अभी तो एक साल ही उसको रह गया, एक साल से कम ही रह गया, तो मजीद जो मतलब आप उन्होंने। ये कह रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहा। 2.2% का बनता है तकरीबन बिटवीन 6 एंड अबाउट 7 बिलियन यूएस डॉलर। 7 अरब यूएस डॉलर जो हैं, इसको आप अगर 200 से या 250 से मल्टीप्लाई कर दें 7 को, यानी 207 गुना, तो ये कितने बने? तो आप तकरीबन देखिए ना, मतलब ये 1400, 1500। आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने डिमांड किया है कि 1400, 1500 या 1300 अरब रुपए के टैक्स रेज किए जाएं सालाना। अच्छा, ये यही सिर्फ आप कह रहे टैक्स हैं? नहीं है, ये सिर्फ हाँ। टैक्स नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब है तकरीबन 950 अरब रुपए उन्होंने टैक्सेशन से मांगे, बाकी उन्होंने सब्सिडी कम करने की और बाकी अखराजात कम करने से मांगे। वो भी टैक्स है ना। सब्सिडी कम करने का मुझे बिजली का बिल आएगा, हाँ सब्सिडी कम, बिल्कुल। वो टैक्स है, टैक्स तो मतलब है ना वो भी। डायरेक्टली टैक्स नहीं है, मगर आपके ऊपर बोझ पड़ेगा। मतलब नाम आप जो अच्छा, भी कहें, इट आई मगर बी उसको टैक्स। पहले इसको तनाजुर में रख लें मेरी कि जो ये। परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे कहते हैं, वो तो चली जाएगी नीचे काफी ना उससे। अच्छा, ये इसको तनाजुर पे पहले रख लें, मैं इसलिए वो केस बिल्ड कर रहा था कि आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है कि मजीद आगे जो होगा वो इससे भी खराब होगा, और क्यों होगा। तो पहले ये देख लें, जो पाकिस्तान ने 23 या 22 इससे पहले जो आईएमएफ प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें औसतन जो एडजस्टमेंट हमने की है, जो उनसे अग्री किया हो वो अलग बात है, मगर एक्चुअल जो हमने एडजस्टमेंट की है वो तकरीबन 0.5%, 0.4% ऑफ जीडीपी पे हम टरका के बैठ गए। तो इतनी कम एडजस्टमेंट्स पे हमने गुजारा कर लिया, और हमने समझा ये मजे का प्रोग्राम, पैसे भी मिल जाते हैं, फिर वर्ल्ड बैंक से भी, एडीबी से भी मिल जाते हैं, फिर सऊदी अरेबिया चाइना से भी मिल जाते हैं। अब जो है उसके नताइज हमें नजर आ रहे हैं कि ये वो वाले प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ना होंगे जो हम जिसके मजे हम लेते रहे हैं पहले में। अब 2.2% ऑफ जीडीपी का आ रहा है, नेक्स्ट जो आएगा जब डिफॉल्ट सिनारियो होगा, वो तो इससे भी ज्यादा जो है सिवियर प्रोग्राम होगा, बिकॉज उसमें फिर जाहिर बात है एडजस्टमेंट तो आपने जब देखा आईएमएफ ने ये या बताएं, बैंक की। ये बताएं कि पाकिस्तान का लोन रीप्रोफाइल करने का, मुझे पता है कि पेरिस क्लब का तो वो पहले ही हो चुका हुआ है, हम पेमेंट कर रहे हैं। बाकी जो लोन है उसके रीप्रोफाइल अगर हो सके तो उसका कुछ हमें एडवांटेज या कुछ काफी मिल सकता है। देखिए, ये इस मर्तबा जैसे 2001 में हमने किया था, 2001 में आपको याद होगा, उस वक्त पेरिस क्लब का काफी बड़ा कंपोनेंट था। सालाना हमारी जो अदायगियां होती थी, तो उस वक्त हमने एक पेरिस क्लब और लंदन क्लब दोनों के करके हमें काफी रिलीफ मिल गया था। इस मर्तबा पेरिस क्लब की सालाना अदायगियां जो है वो 1 अरब डॉलर के भी कुछ कम है। तो सिर्फ पेरिस क्लब हमारा एक्चुअली मसला नहीं है, इस मर्तबा हमारा कमर्शियल और बायलैटरल नॉन पेरिस क्लब जो है ना, वो बहुत बड़ा मसला है कि तकरीबन हमारी जो अदायगियां हैं 4 से 6 अरब डॉलर की सालाना, बल्कि उससे भी ज्यादा कमर्शियल अगर मिला लें, वो इन दो सोर्सेज से आ रही है। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी हमें, इस मर्तबा पेरिस क्लब से इतना फायदा नहीं हमें पहुंचेगा, हमें कमर्शियल और नॉन पेरिस क्लब बायलैटरल जो है ना, जिसमें चीन है। 30%, 30% तो चाइना का है, बायलेटरल है, उसमें कमर्शियल भी होगा आईपीपी का, आई एम श्योर। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल सकती है। बाकी जो सऊदी अरब और ये गल्फ स्टेट का 20% वो आप ऐड कर लें, तो 50% जो हमारा लोन हमने देना है, उसमें तो मेजर रिलीफ मिल सकती है। बाकी जो वेस्टर्न सोर्सेज हैं या जो आईएमएफ का है, तो अगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी बेल आउट करना चाहे तो आई एम श्योर कि दे कैन डू इट। इसमें जो रूल्स है ना जिसके तहत हम करेंगे ये ताहिर साहब, उसमें पहली चीज है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि एक तो आपको आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए होता है, तो आईएमएफ इसका आप समझे नेगोशिएटर या नेविगेटर होता है इस सारे प्रोसेस का। दूसरा ये एक रूल बना होता है, आपको याद होगा कि प्रिफर्ड क्रेडिटर्स जो है ना उनको आप टच नहीं कर सकते।
और प्रिफर्ड क्रेडिटर्स आईएमएफ है और सारे मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स है। तो उन्होंने अपने आप को मुस्तस्ना कर दिया इस प्रोसेस से। बाकी जो है ना, फिर वो आपको पेरिस क्लब, लंदन क्लब और उसमें नॉन पेरिस बायलैटरल, उनसे आपको करना पड़ेगा। तो पूरा 100% तो करने की जरूरत भी नहीं है। 50% का मतलब ये है, देखिए आपको पता है कि सालाना हमारी अदायगियां अब जो है 22 से 24 अरब डॉलर है। तो अगर हमें आधा भी मिल जाता है तो यानी कि 10 से 12 बिलियन डॉलर हमें बच यहां जाएंगे। से, बिल्कुल। और बाकी जो है वो तो एडजस्टमेंट से करना पड़ेगा, वो हमें इंपोर्ट्स को कर्टेल करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो 2-3 साल के लिए आपका बड़ा लो ग्रोथ सिनारियो जो है वो इस प्रोसेस में होगा। मगर ये होगा कि आप अ, उस उस जगह से बच जाएंगे जहां आप इंटरनेशनल पराया बन जाते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। बांधेगा कौन? टेक्नोक्रेट्स बांधेंगे या पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर आके, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो बांधेंगे, या टेक्नोक्रेट होंगे लेकिन चेहरे फिर वही होंगे जो पहले पॉपुलर में भी आते रहे और हमेशा आते रहे, और रिटायर्ड आपके फेडरल सेक्रेटरीज और रिटायर्ड वो उस तरह के फिर लोग होंगे आगे। इसका व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, एक दो दो इसके जवाब बनते हैं। एक सोल्यूशन तो ये है कि होना क्या चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही इशारा किया कि ये जहां तक हम पहुंचे हैं, ये पिछले 40 साल में इसमें टेक्नोक्रेट्स का भी हाथ है और इसमें हमारे सो कॉल्ड इलेक्टेड सिविलियंस का भी हाथ है। उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया, और उनके पीछे जो हैंडलर्स हैं इन दोनों के, उनका। अब तो होना तो ये चाहिए कि कुछ नए हम इमेजिनेशन इस्तेमाल करें और नए कॉम्पिटेंसीज को लेके आए, नए चेहरों को लेके आए। अनफॉर्चुनेटली पिंडी में इमेजिनेशन का फुकदान है, जैसे हमें मालूम है। वो उनके पास एक एसओपी बना हुआ है जो 1965 की वॉर में भी शायद इस्तेमाल किया हो, 1971 में भी किया हो, बाद में भी कारगिल में भी किया हो। और वो एक ही लैक ऑफ इमेजिनेशन के साथ वही लोगों को लेके आते हैं और वही सिस्टम को पीछे से चलाने की कोशिश करते हैं, जो अफसरदा हो गया। जो मुझे और आपको नजर आ रहा है, मतलब हम तो ये 20 साल पहले भी कह रहे, 15 साल पहले भी आप कह रहे थे कि ये अफसरदा सिस्टम है, इसको चेंज करने की जरूरत है, मगर उनको नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। नहीं, क्या तो आप बंदों को अनफॉर्चुनेटली तो छोड़ लगेगा ये। दें, ओवर आर्चिंग रिफॉर्म्स क्या कर देखें। अब पैसे नहीं है आपके पास तो यही है कि आप खर्चेंगे नहीं। आपने अदायगी करनी है तो जो आपकी बचतें हैं या जो पैसे हैं वो आप वहां से रेज करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको फिजिकल फ्रेमवर्क को दोबारा से ब्रश अप करके टाइट करना पड़ेगा ऑन ऑन बोथ साइड्स। फिजिकल रेज करने के लिए भी पैसे और खर्चों को भी आगे रोकना, डेवलपमेंट, वो बात अब मैं आपसे एग्री करता हूँ। दूसरा, बैरूनी जो है एक्सटर्नल अकाउंट वहां नेगोशिएट करके लोगों को कि जी रहम खाएं, काम हमसे लेंगे, सारा कुछ करना है। इसमें इमेजिनेशन की तो कोई बहुत बड़ी इमेजिनेशन की तो तब है कि अगर कोई बिजनेस केस होता और आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ल्यूर इन करके दुबई में जैसे उन्होंने किया कि जो मर्जी करो, आओ इमारतें बनाओ, वट जो शेख मोहम्मद वाला था। तो इस वक्त तो इट इज बैक टू बेसिक। इस वक्त तो दयानतदारी से अगर वो कर रहा है तो इसमें कोई इमेजिनेशन की तो बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। हाँ, जो फ्रेमवर्क लिखा जाए इसके लिए अग्रीड, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है, मतलब वॉकिंग द टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। देखिए, अगर इमेजिनेशन की जरूरत ना होती ना ताहिर साहब, तो हम वही चीजें दोहरा ना रहे होते। हमने की देखिए, नहीं ना, हमने की हाँ, नहीं। इमेजिनेशन नहीं थी ना। देखिए ना, इमेजिनेशन डॉट, में जो हमने अग्री भी किया, हमने वो चीजें नहीं की ना। हमने बिल्कुल। वो की नहीं चीजें ना। मगर मतलब मगर अगर रिन्यूएबल्स को लाना था, अब आईपीपीज जो उनको पेमेंट नहीं मिल रही, बट आईपीपीज का ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता है कि आईपीपीज का प्रेशर है जो अब रिन्यूएबल नहीं आने देते, एनर्जी मिक्स चेंज नहीं होने देते। तो ये तो हमें पता तो है सारी चीजें, बट हमने की नहीं है। बिल्कुल, तो आप उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि ये जो अग्री भी हमने किया ना आईएमएफ के साथ की हद तक, और जो आम इस्तिलाह में हम कहते हैं बड़े मुश्किल फैसले हैं। देखिए, मुश्किल ये फैसले जो है ना, ये बिजली के निर्ख बढ़ाना और गैस के टैरिफ्स बढ़ाना, ये तो आपकी मुश्किल फैसलों में मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ। ये सियासी हुकूमतों के लिए शायद मुश्किल फैसले हो। ये तो दे डू नॉट गो फार इनफ। ये तो हम 2005 से करते आ रहे हैं। हमने बिजली के निर्ख जो है, हमने कोई
40 गुना बढ़ाए हैं 2007 से 2008 से, मतलब हमने 400% बढ़ाए हैं। तो इससे हमारा मसला तो नहीं हल हुआ ना। तो क्लियरली हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है इकोनॉमी की, दैट गोज फार बियॉन्ड बिजली के नेट बढ़ाना और ये गैस की टैरिफ बढ़ाना। ये बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी मईशत चलती है और जो सोर्सेज और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के, और जो जिस तरीके से बिजनेसेस रेंट सीकिंग करती हैं, इसको रिस्ट्रक्चर करना है। अच्छा इसमें जी। लैक ऑफ इमेजिनेशन। तो और आप इस बारे में जो आप कह रहे हैं, जो कि मैं समझाऊं और ऑडियंस भी शायद यही समझे, कि एक तो इमीडिएट लिक्विडिटी का क्राइसिस है कि पैसे नहीं है और देने हैं, और दूसरा एक तो ये सॉल्व करना है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं टेक्निकल जुबान में, जिसको डिफॉल्ट, जिसको नहीं भी पता वो भी डिफॉल्ट, अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि डिफॉल्ट के वो भी यूज कर रहे हैं। एक तो ये मसला है जो कि डुएबल है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में ये बीमारी जिसका इलाज अभी हम कर लेंगे सर्जरी से, ये बीमारी हमें दोबारा ना लाहक हो जाए, उसके लिए हमने कुछ एसओपीज बना के दोबारा अपनी आदतें भी दुरुस्त करनी है लॉन्ग टर्म, जिसे आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये मैं पूछता हूँ, आर यू होपफुल कि हम ये दोनों चीजें कर पाएंगे इस दफा? अगर यस देखिए, और नो मैं पूछ लूँ। मेरा तो ख्याल है, अगर सही मैं बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली मैं लोगों को डिप्रेस तो नहीं करना चाहता, बट जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आंसर नो है। क्योंकि आंसर नो जैसे है। मैंने कहा, हम रिपीट कर रहे हैं वही मिस्टेक्स। और इस क्राइसिस को भी, ताहिर साहब, हम इसको एक महज लिक्विडिटी क्राइसिस की तरफ बात करें कि हमने डिफॉल्ट अवर्ट करना है, आईएमएफ आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात ये नहीं है, वहां बात हम सिर्फ अफ्लोट रहेंगे। हम जो है ये शिप को चलाना है, हमने सरवाइव नहीं करना है, हमने थ्राइव करना है। बिल्कुल ठीक और है। मुझे 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 ये याद है बड़ी अच्छी तरह के 91-92 में जब हमने इस्लाहात की, तो अक्रॉस द बॉर्डर ईस्टर्न पे उन्होंने भी की साथ ही, और हमने उस वक्त हमसे हमसाए मुल्क की 6 गुना बड़ी आबादी थी, 4 गुना बड़ी इकोनॉमी थी, और इस वक्त आबादी अभी भी उनकी 6 गुना बड़ी है और इकोनॉमी शायद कोई 10-12 गुना बड़ी से 12 भी गुना ज्यादा बड़ी। होगी। उसकी बिल्कुल। वजह में वो राजन आए, वो उनके जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने अपनी रुपये को फ्लोट करते रहे, हमने अपने रुपए को संभाल के रखा कि जी नीचे नहीं जाने देना, जिससे इंपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है और गाड़ी, वो सारी बातें पता है। लेकिन अब तो इतना डीप वूंड है कि मेरा ख्याल है अब तो शायद इलाज के लिए पावर दैट बी सारे जो हैं वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है ये बात। तो मेरा ख्याल है तैयार होंगे, इसलिए होप तो होनी चाहिए। व्हाट डू यू से ऑन दैट? देखिए, तैयार तो नहीं है। अगर तैयार होते तो फिर ये बात यहाँ तक, इस नेच तक ना पहुंच रही होती कि डार साहब अभी भी रुपये को मैनेज कर रहे होते और कह रहे होते कि मैं आईएमएफ के साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे सियासत को हर्ट करेगी। अभी भी सियासत आड़ में आ रही है, और पिंडी वही लोग ना लेके आ रहा होता वाशिंगटन डीसी से जो पहले हम आजमा चुके हैं। नहीं, वो तो लोग तो इसलिए खुद मैं आ कहता हूँ जाते हैं लैक ना, ऑफ अपने आप को इमेजिनेशन मत प्रेजेंट करें। करते हैं, वो लोग तो खुद प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। हम अगर हो सकता है जिस वक्त थैले में से बिल्ली निकले तो हमें नए फेसेस मिलें, हु नोज। और उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि बाकी वो आपने टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट कही, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि होनी चाहिए तो ठीक है। और आई एम श्योर कि अगर ये है तो फिर जो नए फेसेस भी कुछ जरूर आएंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट है, डीप वूंड है। लेकिन लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड ऑन बोथ साइड्स, और अल्लाह करे बेहतर हो। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।